तो किसी सारणी का उप सारणी कैसे निकालते हैं, शाखंड कैसे निकालते हैं, ये कल बताया था। ठीक है, आप भी एसएसएल से पढ़ते हो। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंचा दिया था ना, 3rd तक बताया था। इसमें आपको थोड़ा सा बताते हैं डिटरमिनेंट यहाँ पे, जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसकी एक नंबर की एक टेबल बना लिए वर्गाकार, वर्गाकार टेबल बनाए। वर्गाकार क्यों बोलेंगे कि इसमें देखो 2 रो हैं और इसमें 2 कॉलम हैं, तो रो और कॉलम समान है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्गाकार सारणी। ऐसे यदि होता 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको हम बोलते आयताकार सारणी, ठीक है। तो यहाँ संख्याओं की वर्गाकार सारणी है। ऐसे यदि लिखा होता साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा और साइन थीटा, ऐसे। तो ये क्या कहेंगे, फलनों की आयताकार सारणी, फलनों की आयताकार सारणी। तो यहाँ पे क्या होता है, संख्याओं अथवा फलनों की वर्गाकार सारणी को कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं, फलनों अथवा संख्याओं की वर्गाकार सारणी को कहते हैं सारणिक। ये कल बताए थे। ये सारणिक है। सारणिक के मान को सारणिक जैसे है, और सारणिक के 2 शब्द कल बताया था, एक उप सारणिक और एक बताया था शाखंड। उप सारणिक और शाखंड। जैसे मान लो ये सारणिक है, अब इस सारणिक में 4 अवयव हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। जब 4 अवयव हैं तो चारों अवयव के, जैसे मान लो इस पहली पंक्ति के पहले अवयव, यहाँ एक शब्द आएगा माइनर। माइनर का मतलब होता है उप सारणिक, उप सारणिक, ठीक है। और एक आता है कोफैक्टर, कोफैक्टर शाखंड। क्या कहलाता है, शाखंड, ठीक है। तो शाखंड, तो कोफैक्टर और माइनर। तो यहाँ पे 4 अवयव हैं, पहले इसको बोलेंगे पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसको पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, इसको दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ठीक है। तो आपको ये कहा जाए कि इस पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक क्या है, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक क्या है। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के उप सारणिक को दर्शाने की परंपरा है क्या, M11 लिख देते हैं। पहली पंक्ति और ये पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव, M का मतलब माइनर, माइनर यानी उप सारणिक, ठीक है। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक क्या होगा, ये अवयव जिस पंक्ति में शामिल है और ये अवयव जिस कॉलम में शामिल है, उस पंक्ति उस कॉलम को छोड़ देने से जो अवयव बचा वे कहलाएगा इस अवयव का उप सारणिक, ठीक है। तो कौन अवयव बचा इसको छोड़ देने से, 5 है। तो ये क्या, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणिक हो गया 5, ठीक है। पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उप सारणिक निकालना है, अर्थात 3 का उप सारणिक निकालना है, तो उसको दर्शाएंगे, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है ना, तो इसको लिखेंगे M लिख देंगे 1, 2, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, ये एलिमेंट जिस पंक्ति में शामिल है और ये अवयव जिस स्तंभ में शामिल है, दोनों को छोड़ो, तो छोड़ने से क्या होगा, 4 बचा, ठीक है। फिर अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लेते हैं, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये 4 है, तो इसके उप सारणिक को दर्शाएंगे किससे, M21 से, ठीक है। अब ये अवयव जिस पंक्ति में शामिल है और ये अवयव जिस स्तंभ में शामिल है, इसको छोड़ दो, तो क्या बचा, 3। तो ये इसका उप सारणिक हो गया। 5 का उप सारणिक क्या होगा, तो 5 के उप सारणिक को दर्शाएंगे M22 से। किसे दर्शाएंगे, M22 से, ठीक है। तो M22, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा, 2। तो इस प्रकार जितने अवयव रहते हैं उतने उप सारणिक आ गए। अब शाखंड कैसे निकालते हैं, शाखंड निकालने का एक फार्मूला है CIJ। शाखंड की अंग्रेजी होती है कोफैक्टर,
तो हम इसके शाखंड को दर्शाया करेंगे C11, C12, C21, C22 ऐसे, ठीक है। अब C11 और M11 में कुछ संबंध होता है, तो संबंध दर्शाने का एक फार्मूला है Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j, Mij। तो जैसे आपको निकालना है C11, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर लिखेंगे 1 + 1 और यहाँ लिख देंगे M11, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, -1 की पावर क्या होगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा। M11 का मान निकाल ही चुके हो 5, तो यहाँ क्या लिख दोगे, गुणे 5। अब -1 की पावर 2 का मान क्या होगा, +1 के -1, +1। माइनस वाली संख्या की घात सम संख्या हो तो उसका मान प्लस में आएगा, विषम संख्या हो तो माइनस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 × 5, तो 1 × 5 बराबर क्या होगा, 5, ठीक है। अब यदि आपको C12 निकालना है तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, और यहाँ M12, यहाँ -1 की पावर 3 होगा, M12 की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, तो क्या आएगा, -1 × 4, तो क्या आएगा, ये -4। फिर क्या निकालेंगे आप इसको C21, तो -1 की पावर क्या लिखेंगे, 2 + 1, M21, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर 3, M21 की वैल्यू क्या है, M21 की वैल्यू 3, तो इंटू क्या लिख देंगे 3, तो ये होगा -1 × 3, ये होगा -3, ठीक है। C22 तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 2, M22, तो ये होगा -1 की पावर 4, 22 की वैल्यू क्या है, M22 की 2, तो इंटू 2 कर दोगे तो -1 की पावर 4, तो 1 × 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 2, ठीक है। तो सभी अवयव के उपसारणिक भी आ गए, सभी अवयव के सहखंड भी आ गए। अब इस सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे सारणिक के मान को डेल्टा या डेल से डिनोट करने की परंपरा है। तो इसको क्या लिखेंगे, कोई पंक्ति ले लो आप, मान लो पहली पंक्ति ले लिए, मान लो तो पहली पंक्ति के अवयव लिख लिए 2 और 3, ठीक है। अब 2 के सहखंड का नाम क्या है, C11, और 3 के सहखंड का नाम क्या है, C12। तो 2 के साथ गुणा करो C11 का और 3 के साथ C12 का, और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये जो मान होता है वो कहलाता है सारणिक का मान। तो किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति तथा उस पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल सारणिक का मान कहलाता है। किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति तथा उस पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल क्या कहलाएगा, सारणिक का मान। चाहे कोई भी पंक्ति ले लो, अभी हम क्या किए, 2 3 लिए, पहली पंक्ति लिए तो 2 3 लिखना पड़ा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, सारणिक का मान, इसका मान जैसे निकालते हैं तो 2 × C11 का मान देखो क्या आया है, 5, तो 2 × 5 और प्लस करेंगे यहाँ 3, और C12 का मान क्या आया है, -4। तो ये क्या होगा, 2 × 5, अब ये प्लस और माइनस मिलके माइनस है, तो 3 × 4, तो 2 × 5, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 3 भी कर सकते हैं। इस प्रकार सारणिक का मान निकालते समय जनरली हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 5 के साथ और बीच में माइनस, और 4 का गुणा 3 के साथ, देखो वही आया है, 2 × 5 -4 × 3। लेकिन रीजन ये है, उसकी परिभाषा ये है कि कोई पंक्ति लें और उस पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंड लें और उनका गुणा करके जोड़ दें, तो क्या आएगा, सारणिक का मान। पर वह आता कैसे है, तिर्यक गुणा जैसे हुआ कि नहीं हुआ, 2 का गुणा 5 के साथ और बीच में माइनस साइन लग गया, और 4 का गुणा 3 के साथ, ठीक है। तो जब इस प्रकार का सारणिक दिया रहेगा तो इसका मान निकालते समय चाहे हम ये लिखें चाहे न लिखें, आपको समझने, रीजन जानने के लिए कि यहाँ बीच में माइनस क्यों लगता है, इसका गुणा इसी के साथ क्यों होता है, फिर इसका गुणा इसके साथ क्यों होता है, इसलिए ये जानना जरूरी है रीजन जानने के लिए। जनरली क्या दिया गया था, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 5 बीच में माइनस लगाओ, 4 × 3, तो ये आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से सारणिक का मान निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 × 5 = 10 करेंगे तो 10 आया, -4 × 12 तो -2 आया, ठीक है। यदि हम सारणिक का मान ऐसे निकालते हैं, दूसरी पंक्ति के अंदर निकालते हैं, तो दूसरी पंक्ति के R, यहाँ पे दूसरी पंक्ति के अंदर जब निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, 4 5 लिख लेते हैं, और 4 के सहखंड का नाम क्या है, C21, 4 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, तो C21, तो 4 × C21 लिख लिए। अब 5 के सहखंड का नाम C22, तो C22, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 × C21 का मान देखो कहाँ है, ये -3 आया है,
और फिर 5 गुणे C22 का मान क्या आया है, ये देखो 2, तो माइनस क्या होगा 4 गुणे क्या लिख दे C21 है ना, अब 5 गुणे C22, तो यहाँ पे C21 का मान क्या निकाले हैं, C21 का मान -3, ठीक है। और फिर क्या है, तो 5 गुणे 2 तो 4 3 12 -12, 5 दूना 10, तो क्या आया -2। देखो ये वही वैल्यू आ रही है। यदि हम पहला कॉलम ले लेते जैसे 2 5, ठीक है, तो पहले कॉलम के अंदर मान निकालते हैं R। एक तरीका और है आपको, जैसे लिख लिए सारणी का मान बराबर, ये कॉलम ले लेते हैं पहला वाला, तो 2 और 4 अवयव लिख लिए। 2 के सहखंड का नाम क्या है C11, 2 के सहखंड का नाम C11, और 4 के सहखंड का नाम C21 है ना। अब इन दोनों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान, तो 2 गुणे C11 का मान क्या है 5, ठीक है, और 4 गुणे C21 का मान क्या है C21 का -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 पंचे 10, 4 3 12, -2। अब यदि हम ये कॉलम लेते हैं R, तो क्या होगा, ये 3 लिख लिए और 5 लिख लिए। 3 के सहखंड का नाम क्या है, 3 के सहखंड का नाम क्या, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है ना, पहली पंक्ति C12 है, क्या है C12। ये 5 C22 है, C22 है, दोनों को जोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे C12 की वैल्यू क्या है, C12 की वैल्यू क्या है -4, और 5 गुणे C22 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ भी देखो 3 चौक -12 और 5 दूना 10, तो ये -2। ईच कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो ये आपको है कि कोई भी सारणिक है जितनी पंक्ति है, जैसे मान लो 2 पंक्ति है तो 2 पंक्ति के अंदर से भी सारणी का मान निकाला जा सकता है, और 2 स्तंभ है तो 2 स्तंभ में से किसी भी स्तंभ के अंदर सारणी का मान निकाला जा सकता है। तो सारणी के किसी भी पंक्ति और उस पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल क्या कहलाएगा, सारणी का मान। सारणी की कोई भी पंक्ति तथा उस पंक्ति के सभी अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का योगफल क्या कहलाएगा, सारणी का मान। अथवा कोई स्तंभ लिया जाए और उस स्तंभ के सभी अवयवों का क्या निकाला जाए, कोफैक्टर निकाला जाए, सहखंड निकाला जाए, और उनके गुणनफल का योगफल क्या कहलाएगा, सारणी का मान कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब अब देखो, इसको फिर लिख लेना, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप व्हाट्सअप नंबर देना तो सेंड भी कर देंगे, ठीक है, कल का भी और आज का भी। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन में आते हैं सीधे, चौथा नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे ना, और चौथा NCERT क्वेश्चन देखो, यदि A बराबर दिया है 1 0 1 0 1 2, और ये क्या होगा 0 0 4, ऐसे। अब यहाँ पे यदि लॉन्ग ब्रैकेट टाइप चिन्ह बना है तो इसको आव्यूह कहते हैं, जिसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जब यहाँ मार्ट टाइप का चिन्ह बना रहेगा उसको सारणिक पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आव्यूह आयताकार भी हो सकता है, लेकिन सारणिक हमेशा वर्गाकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आव्यूह है दिया है, तो कहता है देन सो दैट, देन दिखाइए कि 3 गुणे ए, आव्यूह में 3 का गुणा कर दें और उसको सारणिक मान लें, मार्ट लग गया इसका मतलब सारणिक बना लें, और यहाँ पे 27 गुणे ए का सारणिक मान निकालें, ए का सारणिक मान निकालें, तो दोनों बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आव्यूह है, तो जब आव्यूह है तो 3 का गुणा यदि करना है किसी आव्यूह में तो हर एक अवयव के साथ गुणा होगा। जैसे यहाँ लिखते हैं 3a निकालते हैं पहले, तो 3 लिख देंगे, और ए की वैल्यू क्या है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये अब हर एक अवयव के साथ गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा 3 का गुणा 1 के साथ तो 3 0, फिर 3, फिर क्या होगा 0 3, ये 6 और 0 0 3 चौक 12, ये आ गया, ठीक है। अब कहता है कि 3a, आव्यूह ए में 3 का गुणा करने से जो आव्यूह प्राप्त हुआ है उसको सारणिक बना लो। मान ना साइन लगा है, इसको सारणिक का चिन्ह बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा 3 0 3 0 3 6, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 12,
ठीक है। अब इस सारणी का मान निकालने के लिए आपको तरीका बताए हैं। कोई भी पंक्ति लेते हैं और उस पंक्ति के सभी अवयवों का सहखंड निकालते हैं। तो अवयव और सहखंडों के गुणनफल का योगफल क्या कहलाता है? सारणी का मान। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, 0 लेंगे और 3, पहली पंक्ति ले लिए। ठीक है, 3 के सहखंड पहली पंक्ति का ये पहला अवयव है, तो यहाँ क्या लिखेंगे C11। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो क्या लिखेंगे C12। ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, तो क्या लिखेंगे C13। इसका सहखंड हो गया। ठीक है, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाते हैं, है ना। अब देखो 3 गुणे, अभी क्या बताए थे आपको फार्मूला, CIJ इज इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस j MIJ, ये बताए थे। सहखंड और उप सारणी में संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1, यहाँ क्या लिख देंगे M11। ये क्या लिखेंगे 0 गुणे, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व नहीं करते, 0 गुणे है ना। ठीक है, तो सब 0 हो जाएगा। अब 3 गुणे क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे -1 की पावर 2 M11, ये क्या होगा 3 -1 की पावर क्या 4 M13। इसको लिखेंगे 3 -1 की पावर 2 की वैल्यू पॉजिटिव, 3 × 1 M11 का मतलब ये हुआ पहली पंक्ति के पहले अवयव का उप सारणी है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा ये 3 6 0 12, है ना। तो क्या लिखेंगे 3 6 और 0 12, ये बचा। ये तो पूरा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, -1 की पावर 4 है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी 1। ठीक है, M13 ये है, तो ये एलिमेंट जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ है, उसको छोड़ दो, तो क्या बचा 0 3 0 0, तो क्या लिखेंगे 0 3 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 3। अब इसका मान निकालने का तरीका आपको बता ही चुके हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, बीच में माइनस साइन लगा देंगे और 0 गुणे 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुणे 12 और माइनस 0 गुणे 6 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 3 × ये 0 गुणे 0 और बीच में माइनस 0 गुणे 3 3 ये क्या होगा 12 × 36 -0, ये होगा 3 और ये 0 -0, ये सब 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा 36 × 108, ये आंसर हो गया। इसका मान लिख लो इसको। अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा पूरा देख लेते हैं फिर लगाना। ठीक है, अभी तो किसका मान निकला है 3A की डिटरमिनेंट वैल्यू आई है। अब क्या निकालना है आपको, देखो आगे ऊपर, जब पूरा हो जाए तब लिखना। 27A की वैल्यू निकालना है ना, 27A का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 लिखे रहो। अब A की डिटरमिनेंट वैल्यू अलग से निकालते हैं पहले। A की डिटरमिनेंट वैल्यू यानी कहने का मतलब जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम डिटरमिनेंट मान लेते हैं। ठीक है, सारणी का मान लेते हैं। तो जब सारणी का मान लेंगे तो क्या होगा 1 0 1, यहाँ क्या लिखेंगे 0 1 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 0 0 4, ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब देखो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति अब लिख लेते हैं 1 0 1। ठीक है, पर इसका सहखंड का नाम क्या है C11, इसके सहखंड का नाम C12, इसके सहखंड का नाम C13, यहाँ बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, तो A का सारणी का मान ये आएगा, 1 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, ये तो सब 0 हो जाएगा इस 0 की वजह से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखोगे और -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। ठीक है, तो A का सारणी का मान क्या आएगा, यहाँ -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। M11 का मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो क्या बचता है 1 2 0 4, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पूरा 0 हो गया। अब ये बचा -1 की पावर 4 होगा, तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव विषम संख्या है, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 गुणे यहाँ M13, ये इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या बचेगा 0 1 0 0। ठीक है, तो A का सारणी का मान, तो 1 गुणे क्या लिखेंगे, इसका तिर्यक गुणा करते हैं, 1 गुणे 4, बीच में माइनस 0 गुणे 2,
ये 1, यहाँ पे 0 गुणे 0, बीच में माइनस 0 गुणे 1 है। तो यहाँ a का सारणिक मान क्या होगा, 1 रहेगा, यहाँ पे 4 माइनस 0, यहाँ पे 1 रहेगा, ये पूरा 0। तो a का सारणिक मान क्या होगा, केवल 4 आएगा, है ना। अब इस 4 में किसका गुणा करना है, हाँ, तो 27 और mod a, ठीक है। तो 27 गुणे 4, 27 चौको 108, ठीक है। तो 27 mod ऑफ a इज इक्वल टू क्या हुआ, 108। ये इक्वेशन सेकंड, और ये क्या हुआ इक्वेशन, ये इक्वेशन है फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल गया, जब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। इसलिए क्या लिख देंगे, 3 वेक्टर a 3, हाँ, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 a का डिटर्मिनेंट, ये प्रूव हो गया। अब लिख लो।